नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सफली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोग को बीच लेकर आए हैं क्लास 10 का जो है हिंदी, यानी कि क्लास 10 का हिंदी गोधूली भाग 2, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आता है। 1 नंबर का चैप्टर जो है वो है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। इनका सभी सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। इनका हम लोग सभी सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, वीडियो देखिएगा, ठीक है। कि इसमें पहला प्रश्न है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। और यह सभी प्रश्न जो है बोर्ड मॉडल प्रश्न है। बोर्ड में कई मरतबे ये सब प्रश्न पूछ चुका है और आगे भी इसी तरह का प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। कहा जाता है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, वो आपको इसमें बतलाना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसका आंसर क्या है। लेखक जो है यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्हें विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषण की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रहा है, जो अभी अस्वाभाविक है। जो क्या है, अस्वाभाविक है। इसका कहने का भाव यह हुआ कि भीमराव अम्बेडकर जो है ना, वो विडंबना करते हैं कि इस समय जो है जाति प्रथा पोषण करने वाले लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में। यानी कि दुनिया में सब लोग जाति को पोषण करते हैं, जातिवाद को पोषते हैं कि जो लोग जन्मा जिस जाति में वह उसी जाति का हो गया, और जिस जाति का जन्मा उसी जाति में कार्य करेगा। जैसे जो लोग ठाकुर में जन्म लिया वह ठाकुर का ही, नाई का ही काम करेगा। जो लोग पंडित का में जन्म लिया वो लोग पंडित का ही काम करेगा, पूजा पाठ ही करेगा। तो ये सब जो है जातिवाद जो है, ये जातिवाद जो है वो श्रम को विभाजन करने में असफल बना देता है। इसका कहने का मतलब सो हुआ। चलिए अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है जातिवाद के पोषण उसके पक्ष में क्या तर्क देता है। तो जातिवाद के पोषण का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानते हैं और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। कहा जाता है जातिवाद के पोषण उनके पक्ष में क्या तर्क है। तो जातिवाद के पोषण के पक्ष में यही तर्क इस समय में है कि लोग अपना कार्य कुशलता के अनुसार, यानी कि आपको जो कार्य आता है, जिस कार्य में आप कुशल हैं, यानी कि आप कोई पंडित है जो पूजा कराना, जिसका मतलब जाति है पूजा कराने वाला, लेकिन अगर वह पूजा कराने में असंतुष्ट समझता है, वह उसे कुशल नहीं है उस कराने में, लेकिन अगर नाई के काम करने में वो कुशल है तो वो काम वो कर सकता है। इसे हम लोग कहते हैं कार्य कुशल, यानी कि कार्य कुशल के लिए श्रम को हम विभाजन आवश्यक रूप से कर सकते हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही स्वरूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न सब अपने भाषा में समझाएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो जातिवाद के पक्ष में दी गई तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के रूप ले लिया है, यानी जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के रूप ले लिया है। किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। यानी कि जाति जो है वो भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता। देखिए आंसर क्या होगा। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता पिता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो विवशता और रुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मत्या को बढ़ाने वाला है। इसका अर्थ यह हुआ कि जाति भारत में जो है लोग जिस जाति का रहता है, अगर उनका गर्भ में ही बच्चा है तो उस जाति का वो बच्चा हो जाता है। जिस जाति का है उस जाति का काम जो है उस बच्चे
के सिर पर आ जाता है। भले वह बच्चा उस काम से खुश रहे या ना रहे, भले उस बच्चा की गरीबी दूर हो या ना हो, लेकिन उसी काम में वह रह जाता है। इसीलिए अस्वाभाविक है कि हम लोग इसे श्रम विभाजन की में नहीं रख सकते हैं, और रुचि है इस सब में। लोगों को श्रम के आगे ये लोग सब नहीं विभाजन कर सकते हैं अपना श्रम को, यानी कि जातिवाद के आगे। अगला प्रश्न हम आपको दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति, चाहे श्रम कार्य कुशल का हो या न हो, उसी कार्य को रुचि रखता हो या इस प्रकार नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिक को कार्य करने में न दिल लगेगा न दिमाग लगेगा, तो कोई कार्य कुशलतापूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। देखिए प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बना हुआ है। जाति प्रथा जो है भारत में प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इसलिए बना है क्योंकि भारत में लोग, जब बच्चा गर्भ में ही रहता है तो उसको कार्य व्यक्त किया जाता है, यानी कि कार्य सौंप दिया जाता है कि ये बच्चा पैदा होगा तो यही जाति का है, यही कार्य करेगा। इसके कारण वह बच्चा जो है वो अपना क्षमता से अपूर्ण रहता है, यानी कि जो बच्चा को काम करना है दूसरा, लेकिन वह जाति को जो है जाति में विवश होकर वह अपना जात के अनुसार काम करना उसे पड़ता है, जिसके कारण उसको दिल मन नहीं लगता है काम करने में, अच्छी तरीक़ा से काम नहीं करता है, गरीबी दूर नहीं हो पाता है, तो इसीलिए लोग बेरोजगारी हो रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। लेखक जो है आज गरीबी और उत्पीड़न में सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं वो देखिए। लेखक भीमराव अंबेडकर आज उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों को निर्धारित कार्य को मानते हैं, यानी कि लोग जो निर्धारित कार्य ले लेते हैं उन निर्धारित कार्य को मानते हैं, यानी कि जो लोग जन्म से ही विवश हो जाते हैं कि नहीं आप इस जाति के हैं तो आप ही काम करिएगा, क्योंकि अरुचि और विवशता बस मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। जो मनुष्य को जो काम करना नहीं चाहते हैं लेकिन उसको जाति में रहकर जाति को पालन कर कर उसको अरुचि से ज़बरदस्ती काम करता है, तो वो कम काम करता है, बहुत कम काम करता है। ऐसे स्थिति में काम करने में दिल नहीं लगता है, यानी कि अच्छा से दिल नहीं लगता है, उसको कोई कार्य कुशलता से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा एवं एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया। लेखक ने पाठ में विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा और एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया। इस प्रकार अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी और रुचि व्यवस्था में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। चलिए अगला प्रश्न है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो सच्चे लोकतंत्र की अवस्था के लिए लेखक ने अनेक विशेषताओं का आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सब भाग समान होनी चाहिए, सबको उसकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के साथ श्रद्धा एवं सम्मान होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन का सारांश को लिखें, जो कि 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आज युग में भी जाति प्रथा का वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही स्वरूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिकों को विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है। श्रम विभाजन नहीं, जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है और इन्हें ऊंच नीच का भेदभाव करती है।
वस्तुतः जाति प्रथा में श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होती है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य का जन्मजात पेशा थोप देती है। मनुष्य की रुचि और रुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती। ऐसी हालात में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करते हैं, न कुशल आती है न श्रेष्ठ उत्पादन होता है। चूँकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है, अतः जरूरी है कि पेशा बदलने का विकल्प। चूँकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए यह प्रथा गरीब और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी का जन्म देती है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल में जाति प्रथा ही है। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होता है। इसमें अबाधित संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह हिल मिले रहते हैं। इसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूल्य रूप में समूहित जीवनचर्या और सम्मिलित अनुभव का आदान प्रदान का नाम है। हमारे वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।